चमोली हिमस्खलन के बाद तीसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 2 लापता मजदूरों का मिला शव, बाकियों की तलाश जारी। रामनगर के मालधन में बालिका छात्रावास का किया गया उद्घाटन। कोरोना काल में अनाथ हुई बच्चियों और गरीबों को मिलेगा सहारा। अभी तक 17 बालिकाओं ने लिया है प्रवेश। नैनीताल में अधिवक्ता संशोधन बिल के खिलाफ वकीलों का हल्ला बोल। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर जताए विरोध। कहा, इस तरह के कानून थोपना गलत है। दून के स्पा सेंटरों पर पुलिस का शिकंजा। नियमों का उल्लंघन करने वाले 25 स्पा सेंटरों पर कार्रवाई। अनियमितता पाए जाने पर दी सख्त एक्शन की चेतावनी। हरिद्वार पुलिस को बड़ी सफलता। बच्ची से दुष्कर्म करने वाला दरिंदा गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान लगी गोली। नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा। हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। चमोली से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। लापता 2 श्रमिकों के शव बरामद हुए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चमोली से, जहां पर लापता 2 श्रमिकों के शव बरामद किए गए हैं। अब तक 6 की जान चली गई है। इस पूरे प्रकरण में अन्य 2 श्रमिकों की तलाश भी अभी जारी है। हिमस्खलन के बाद तीसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू में जुटी हैं एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की टीमें। लेकिन ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, अब तक 6 जानें यहां पर चली गई हैं। 4 श्रमिकों ने इलाज के दौरान दम तोड़ा था, तो वहीं आज 2 डेड बॉडी और यहां पर मिली हैं। 2 श्रमिक अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। सेना ने यहां पर पूरी तरीके से मोर्चा संभाला हुआ है। जल्द से जल्द उन 2 श्रमिकों को यहां पर रेस्क्यू किया जाए, इसको लेकर रेस्क्यू अभियान तीसरे दिन भी यहां पर चल रहा है। तो ये बड़ा अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर 4 श्रमिक लापता थे, उसमें 2 श्रमिकों के शव यहां पर बरामद किए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चमोली से इस वक्त, यहां पर 4 लापता श्रमिकों के रेस्क्यू ऑपरेशन में 2 श्रमिकों के शव बरामद किए गए हैं। 2 श्रमिक अभी भी लापता हैं। यहां पर नई तकनीक, जो रडार तकनीक है, उसके माध्यम से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। यहाँ माना चौकी के अभी हमारे पास कुल 46 पेशेंट यहाँ पे आए हैं। इन 46 मरीजों में से जो कुछ क्रिटिकल मरीज थे, टोटल 4 क्रिटिकल मरीज थे। उन 4 क्रिटिकल मरीजों में से एक क्रिटिकल मरीज को हमने एम्स ऋषिकेश के लिए रेफ़र किया है। उन्हें स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हुई थी। बाकी 3 जो क्रिटिकल पेशेंट यहाँ पर हैं, जिनको कुछ छाती की चोट लगी है, एक को पेट में चोट लगी है, जिसमें कि लीवर में थोड़ा सा इंजरीज आई हैं, खून का बहाव हो रहा है, हम उसे यहीं पे मैनेज कर रहे हैं। जो बाकी और पेशेंट्स हैं, कुछ एक्सट्रीम हाइपोथर्मिया के पेशेंट थे एंड कुछ मामूली सी चोटें आई हैं। उन सारे पेशेंट को हम अभी प्रेजेंटली यहीं मैनेज कर रहे हैं एंड सकुशल उनका इलाज पूर्वक सफलतापूर्वक करने की कोशिश। अभी हम उन पेशेंट का फिर से इवैल्यूएट करेंगे एंड देखेंगे उनकी स्थिति में कितनी सुधार आई है। उसके बाद हम इन चीज़ों पर विचार करेंगे कि उनकी डिस्चार्ज कब तक किया जा सकता है। सर, हायर सेंटर भी किसको भेजा गया है? हाँ, एक पेशेंट को हायर सेंटर भेजा गया है, एम्स ऋषिकेश भेजा है। उन्हें स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी थी, उनके पैर के नीचे काम नहीं कर रहे थे, उन्हें कल ही एम्स ऋषिकेश भेजा गया है। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय कुंवर फोन लाइन पर हैं। संजय, ताजा अपडेट किया है। 2 श्रमिकों के शव यहां पर बरामद किए गए हैं, जबकि 2 श्रमिक अभी भी लापता हैं। इसको लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे आगे बढ़ रहा है? रवि जी, देखिए, अभी हम लोग जोशीमठ हेलीपैड में ही मौजूद हैं। जोशीमठ हेलीपैड से जो अभी ताजा अपडेट यही था कि सबसे पहले जो एक जो मृतक जो एक शव मिला था श्रमिक का, उसके बाद दूसरा जो है शव भी मिल चुका है। और 2 अभी तक यही अपडेट था कि 2 शव जो है अभी तक वहाँ पे बरामद हो चुके हैं श्रमिकों के, और 2 की अभी खोजबीन जारी है। हालांकि अभी कितनी और देर लग सकती है, ये तो जो अभी घटना स्थल पे ही जो मौजूद हैं, जो बचाव कर्मी मौजूद हैं, वो बता सकते हैं। लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक जो है यहाँ पे सफलता जो है रेस्क्यू टीम को मिल रही है, तो आशा की जा रही है कि जो 2 और लोग लापता अभी इस हिमस्खलन में है, ये जो कंटेनर के आसपास जो दबे होने की इनकी सूचना है, तो इनके भी जो है जल्द मिलने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि जो स्लीपर डॉग से लेकर के आपके जो रडार टेक्निक, थर्मल इमेज की एक्सपर्ट टीम एसडीआरएफ एनडीआरएफ की को लेकर के जो है मौके पर है, और पूरी जोर के साथ जो है अब ये जो अभियान है अंतिम चरण में है। जो ये ऑपरेशन जिंदगी यहाँ पे 3 दिनों से चल रहा है। जोशीमठ में भी इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि 3 चॉपर जो है पहले ही जो है अभी माना चौकी में मौजूद हैं, और
घायलों का लगभग पूरा जो है रेस्क्यू कर दिया गया है। सभी लोग जो है आर्मी जी। हॉस्पिटल में भर्ती करा दिए गए हैं और एक जो इंजर्ड ज्यादा था उन्हें एम्स भेज दिया गया है। फिलहाल जो है अभी माहौल बिल्कुल शांत है। जोशीमठ जो रेस्क्यू पॉइंट है, बेस कैंप है, क्योंकि 200 मिलने के बाद जो है अब सबकी निगाहें जो है वो केवल वही जो 2 और लापता हैं जी। उन्हीं को ढूंढने के लिए जो है अभी जो एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है रेस्क्यू अभियान में। जी ठीक है संजय, आप नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया आपका अपडेट्स के लिए। 28 फरवरी को माणा गांव के पास आए एवलॉन्च में बीआरओ के 54 मजदूर बर्फ में दब गए थे, जिनमें से 50 मजदूरों को शनिवार की शाम तक रेस्क्यू किया जा चुका था। अब इनमें से 27 मजदूरों को ज्योतिर्मठ लाया गया है, जबकि 2 लापता मजदूरों की तलाश अभी भी जारी है। लापता मजदूरों की खोजबीन में आर्मी, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं। वहीं डीएम संदीप तिवारी ने बताया कि रेस्क्यू अभियान में सेना के 7 और एक निजी हेली के माध्यम से घायलों को ज्योतिर्मठ लाया गया, जबकि 2 लापता मजदूरों की तलाश अभी भी जारी है। कुमार है सर, मैं पिथौरागढ़ बीरनाग का रहने वाला हूँ। वहाँ पे स्लाइडिंग हुई थी बहुत भयंकर, हमको मालूम नहीं चला। रात को ही बर्फ़ इतनी तेज़ गिर गई सर वहाँ पे। तो मतलब सुबह मॉर्निंग के टाइम में 6 बजे या अराउंड 6:30 बजे के टाइम में आया था वो। ऊपर से आया तो हम मतलब सोए हुए थे, पता ही नहीं चला। एकदम हमारे कंटेनर के ऊपर गिरा तो कंटेनर कम से कम 50 या 60 मीटर नीचे चले गया था। वहाँ पे जैसे ही कंटेनर गिरा तो आर्मी वाले आ गए थे। आर्मी वालों ने हमको निकाल के सीधे अपने हमारे रूम में शिफ्ट किया, वहाँ पे हमारा ट्रीटमेंट किया सर। और बाकी आर्मी के और आईटीबीपी वालों के द्वारा हमारा मतलब बहुत सहयोग हुआ था सर। हाँ मिला है सर, उनका सरकार की तरफ से भी मिला है और रेस्क्यू वालों ने भी बहुत मतलब हमारे लिए कर रखा है सर। फरवरी का दिन था, सुबह का टाइम था 8:30 बजे का। ऊपर से ग्लेशियर आया था, ग्लेशियर पहले भी आया था तो हमें डाउट हो गया था ग्लेशियर आ रहा है। तो दूसरा जो ग्लेशियर आया था 5 मिनट के तुरंत बाद में सर, उसमें हमें पता नहीं रहा हमारा कंटेनर कहाँ गया कहाँ नहीं गया और हम कैसे लोग लिख रहे। तो हमने जब अपने आप को देखा तो हम लोग बर्फ़ में पाए थे, हम अपने आप निकले थे। हमसे 150 मीटर आगे एक आर्मी कैंप था, हम लोगों ने वो आर्मी कैंप पकड़ा था। वहाँ पर पूरा दिन था आर्मी वाला, तो हमने रात वहाँ पे आर्मी कैंप में काटा। हम थे सब 14 बंदे, बाकी बंदे पता नहीं किधर हो गए किधर चले गए, तो हमें पूरा पता नहीं। क्या सपोर्ट जो मिला वो हमें सुबह को मिला, सुबह 8:30 बजे आसपास में। बढ़िया करी, कोई दिक्कत नहीं। उन लोगों की बहुत सेवा है, बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों का, हमारी उन्होंने सेवा करी। उत्तराखंड सरकार का बहुत बड़ा सपोर्ट मिला, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को सेफ में होगा। क्योंकि सर जिस तरह से बर्फबारी थी, 7 फीट 8 फीट बर्फबारी थी, हमारे आर्मी टीम ने तुरंत आए, हमको स्टेशन पे लेके गए। मतलब जिसको जिसको निकाल सकते थे तुरंत निकाल के ले गए, ट्रीटमेंट शुरू किए। वो पूरा सपोर्ट मिला सर हम लोग। विधानसभा चुनाव को लेकर कोटद्वार में कांग्रेस पार्टी सक्रिय हो चुकी है। इसी क्रम में कांग्रेस कार्यालय में जिला अध्यक्ष विनोद डबराल की अगुवाई में सक्रिय महिलाओं को पद देकर सम्मानित किया गया। बता दें कि कांग्रेस पार्टी संगठन की मजबूती देने और 2027 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को सत्तासीन करने के उद्देश्य से यह कदम उठा रही है। उधर नैनीताल में अधिवक्ता संशोधन बिल के खिलाफ वकीलों ने जोरदार प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए वकीलों ने संशोधन बिल का विरोध किया है। इस दौरान जिला अदालत के सभी वकीलों ने पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार किया, जिसके चलते यहां आने वाले दर्जनों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वकील दया किशन पोखरिया ने बताया कि बार एसोसिएशन स्वायत्त संस्थाएं हैं और उन पर इस तरह के कानून थोपना एकदम गलत है। प्रदर्शन कर रहे वकीलों ने कहा कि इस बिल के जरिए अगर कोई वकील केस हार जाएगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई और मुआवजा देने की बात कही गई है। सरकार से हमारी मांग है, जो भी ऑनलाइन प्रक्रिया यहाँ पर हो रही है उसको बंद करके जैसे पहले चलता था वैसे ही यहाँ पर चलाया जाए। और ऑनलाइन करने से हमारे बहुत सारे दस्तावेज लेखक, स्टाम्प वेंडर्स और एडवोकेट, इनके सबके रोजी रोटी पे संकट आएगा। और सरकार से हमारी यहाँ पर ये मांग है, हमने खुद भी यहाँ पर को अनेक माध्यमों से माननीय मुख्यमंत्री जी को कल ज्ञापन भी भेजा है और निश्चित रूप से हमारी मांग पर विचार होगा, ऐसा हमारे सरकार के जो भी लोग हैं उनके द्वारा हमें आश्वस्त किया गया है।
नैनीताल के नगर पालिका परिषद में पालिका अध्यक्ष सरस्वती खेतवाल की अध्यक्षता में एक बोर्ड बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें विभिन्न समितियों का गठन करने के साथ ही कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव आम सहमति से पारित किए गए। इस दौरान 15 वार्डों के सभासदों ने पालिका की आय बढ़ाने, नगर के विभिन्न वार्डों में व्याप्त समस्याओं को दूर करने और वार्डों में साफ सफाई समेत स्ट्रीट लाइट के मुद्दे प्रमुखता से उठाए। फ्लैट के लिए भी निर्णय लिया गया है और दूसरा क्या कहते हैं, ये ज़्यादा निर्णय लिए गए हैं निर्माण को लेके। हर वार्ड में सड़कें बिल्कुल टूटी फूटी हैं, खड्डे हो रहे हैं, तो उसके लिए ज़्यादा मतलब इसके लिए भी निर्णय लिया गया है। जब भी हमारे पास कहीं से फंडा आता है तो हम उस कार्य को करेंगे। और लाइट की एक प्रॉब्लम है पूरे वार्डों में, उस पर निर्णय लिया गया है। सोलर लाइट लगेगी, इस बात पर एक चर्चा हुई है, उस पर भी हम उसको भी करेंगे, सोलर लाइट भी लाएंगे। कुछ लोगों ने जालियाँ वालियाँ टूटी हैं, उसके संबंध में भी कहा है। ये सारे निर्णय लिए गए हैं। बोर्ड बैठक बहुत अच्छी तरीके से हुई है, बहुत बढ़िया तरीके से। हम करेंगे इसलिए कह रहे हैं कि एक तो हमारा एक मेन फ्लैट एक हमारे पास है जो हमारे आय का साधन है। अगर हम फ्लैट, एक तरफ तो गवर्नमेंट कहती है कि आप अपने आय के साधनों को बढ़ाओ, और जबकि वो ये काम कर रही कि हमसे फ्लैट छीन रही है, और ये इसमें कैसे मतलब हम बढ़ा सकते हैं बताइए। नैनीताल शहर एक छोटा सा है, इसकी परिस्थिति आप जानते हो किस तरीके से भौगोलिक स्थिति है, क्या है, इसमें किस तरीके से हम ये आय के साधन बढ़ा सकते हैं। जो साधन है वही छीन रहे हैं, तो हम क्या करेंगे बताइए। इसमें हमारी अपनी कमेटी बनेगी। अल्मोड़ा में फायर सीजन को लेकर वन विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। एक बार अल्मोड़ा वन प्रभाग शीतला खेत मॉडल पर आग बुझाने का फॉर्मूला तैयार कर रहा है। वहीं मोहान रेंज के अंतर्गत मोहान वन परिषद के आसपास और रास्ते समेत अन्य क्षेत्रों में सूखे गिरे पत्ते को भी हटाया गया है। क्षेत्र अल्मोड़ा वन विभाग की टीम द्वारा अग्नि के खतरे को देखते हुए मोहान वन क्षेत्र में मोहान वन परिसर के आसपास इको जोन जो हमारा सफारी गेट है उसके आसपास और उसके रास्ते में और बिंतिया पानी में जो सूखे पत्ते हैं, गिरे पत्ते हैं, उनको हटाया गया है। जैसे कि आपको पता है पिछले 2 दिन से इस क्षेत्र में बारिश हो रही है, हवा चल रही है, जिससे काफ़ी पतझड़ हुआ है। तो ये मौका काफ़ी सही है जब हम पत्ते हटा सकते हैं और हमारे वन क्षेत्र से हम फ्यूल लोड कम कर सकते हैं, जिससे आगामी जो अग्नि होगी उसको हमें कंट्रोल करना काफ़ी आसान रहेगा। तो उसको देखते हुए हमने अपने परिसर की नियमित रूप से हम पत्तों को हटा रहे हैं और यहाँ पर सफाई का। देहरादून में एसएसपी के निर्देशों पर स्पा सेंटरों की आकस्मिक चेकिंग के लिए दून पुलिस ने अभियान चलाया है। इस दौरान नगर और देहात क्षेत्र में स्पा सेंटरों की पुलिस ने आकस्मिक चेकिंग की, जिसमें नियमों का उल्लंघन करने पर 25 स्पा सेंटर संचालकों के खिलाफ पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। साथ ही सभी स्पा सेंटरों के संचालकों को अपने दस्तावेजों को नियमित रूप से यहां पर बनाए रखने के लिए निर्देश दिए हैं। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता योगेश आर्य फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ है। योगेश, स्पा सेंटरों पर पुलिस की कार्रवाई हुई है, हालांकि इस पर पुलिस एक्ट के तहत चालान करके फिर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं देखी गई, लेकिन इससे पहले भी हमने देखा है कि इस तरीके की कार्रवाई होती रहती है। इस बार पुलिस का क्या कहना है? क्या यह अभियान लगातार जारी रहेगा और इससे कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए बिल्कुल अभी जिस तरह से आपने कहा कि जो है अपने सेक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी कि एसएसपी के निर्देशन में स्पा सेंटरों के आकस्मिक चेकिंग हेतु जोन पुलिस को निर्देशित किया गया था। उस दौरान उन्होंने अभियान चलाया और नगर और देहात क्षेत्र के जो स्पा सेंटर थे उनमें पुलिस ने चेकिंग की और नियम का उल्लंघन करने पर 25 स्पा सेंटरों के खिलाफ जो है पुलिस एक्ट के तहत चलानी कार्रवाई की है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस चलानी कार्रवाई करने के बाद सिर्फ थाना पूर्ति की गई है। देखा जाए तो बड़ी अनियमितताएं, बड़ी तरीके के जो है वहां पर जो स्पा सेंटर की आड़ में जो धंधा चलता है उसका कई बार खुलासा होता है, कई बार तस्वीरें सामने आती है, शिकायत सामने आती है, लेकिन पुलिस सिर्फ नाम मात्र की कार्रवाई करके छोड़ दी जाती है, जिसका खामियाजा ये होता है जाने वाले कल में फिर वो उस तरह के माहौल को बनाकर रखते हैं जहाँ से आने जाने वालों के लिए परेशानी का सामना करना पड़ता है। यही कारण हुआ कि यहाँ पर पुलिस ने अगर देखा जाए तो करीब 147 स्पा सेंटरों का आकस्मिक चेकिंग की, सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, आने जाने वाले ग्राहकों के मेंटेन रजिस्टर को चेक किया गया, कर्मचारियों के सत्यापन की जानकारी ली गई, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ अगर कार्रवाई की देखा जाए तो पुलिस एक्ट के तहत ही 25 स्पा सेंटर के खिलाफ कार्रवाई हुई है। लेकिन 143 में से क्या 25 सेंटर की इस तरह से जो देखा जाए तो अनियमितताएं पाई गई है, बड़े स्तर पर अनियमितताएं पाई जाती है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पाई है उस स्तर पर जिस स्तर से होनी चाहिए थी, ताकि आने वाले कल में वो लोग इससे सबक ले और पुलिस का डर कहीं ना कहीं रहे। जी ठीक है योगेश, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।
हिमालय क्रांति पार्टी ने लोहाघाट नगर में पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र पुनेठा के नेतृत्व में जगह जगह नुक्कड़ सभा आयोजित की, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय बिष्ट समेत अन्य पदाधिकारियों ने कहा, राष्ट्रीय दलों की सरकारों ने उत्तराखंड को खोखला कर दिया है। मूल निवासियों के विरोध में सरकार की ओर से फैसले लिए जा रहे हैं और बाहर वालों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव में राष्ट्रीय दलों की ओर से शराब के बदले वोट, नोट के बदले वोट की नीति अपनाई जा रही है, जिससे पहाड़ के लोग परेशान हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी का उद्देश्य उत्तराखंड के मूल निवासियों को जागरूक कर पहाड़ को बचाना है। आगे उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को बचाने के लिए उत्तराखंड के मूल निवासियों को एकजुट होकर पहाड़ को बचाने का कार्य करना पड़ेगा। तो आपको बता दें कि हिमालय क्रांति पार्टी की नुक्कड़ सभाओं का आयोजन हुआ। इन नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया कि आज जो यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं उत्तराखंड में, मूल निवासियों को किस तरीके से अपने अधिकारों के लिए, अपने हक के लिए, अपने पहाड़ के लिए आगे आना चाहिए, उस पर सोचना होगा। पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आप सभी का कि आपने इस प्रकार का हमें मौका दिया और बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि ये उद्देश्य क्या है इस पार्टी को बनाने का। देखिए, उत्तराखंड राज्य जब बनाया गया यहाँ के आंदोलनकारियों ने, उसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद था कि हमारे पहाड़ का विकास, पहाड़ के लिए नीतियाँ बन सके, पहाड़ का विकास हो सके और पहाड़ के अंतिम छोर तक विकास पहुँच सके, उन लोगों को रोजगार मिल सके। अब आप ये लगा लीजिए कि 2000 में इतनी कुर्बानियाँ देने के बाद 1994 के दौरान जब निर्मम हत्याएं की गई, उसके बाद जब 2000 में उत्तराखंड राज्य बना, तब भी ये सवाल थे और आज 25 साल हो गए, आज भी यही सवाल है। अब आप ये लगा लीजिए कि लगातार जनता ने राष्ट्रीय दलों को अपना समर्थन दिया, राष्ट्रीय दलों को ये जिम्मेदारी दी कि उत्तराखंड के लिए कुछ कर सके। लेकिन आज अगर हम 25 वर्ष बाद भी अगर वही मांगों को लेके अगर आज हमें आंदोलन करने पड़ रहे हैं, धरना देना पड़ रहा है, तो ये इस चिंता से चिंतित होकर हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं, हमारे जो पहाड़ के लोग हैं, उन्होंने छोटी मोटी नौकरी करते हुए कहा कि नहीं, अब पहाड़ को, हमें लगता है कि पहाड़ को अब हमें ही बचाना होगा, हमें ही इसको संवारना होगा और इसके लिए हमने प्रयास किया हिमालय क्रांति पार्टी के नाम से। उत्तराखंड राज्य गठन के 24 वर्ष हो गए हैं, लेकिन आज भी प्रदेश के कई गांव ऐसे हैं जो सड़क से नहीं जुड़ पाए। आज भी लोग मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर हैं। हैरानी तो इस बात की है कि केंद्रीय नेताओं तक ने वादा किया, लेकिन फिर भी सड़क नहीं बनी। ग्रामीणों की परेशानी की कहानी कोई ज्योतिर्मठ या थराली की नहीं है, बल्कि राजधानी देहरादून की है। इस रिपोर्ट में देखिए। मैंने उसको कह दिया, चुनाव समाप्त होते ही तेरे रोड का काम हम चालू कर देंगे। तो क्या सियासत करने वाले सबके सब झूठ ही बोलते हैं, वो भी सफेद झूठ? इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है कि भरी सभा में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने 2022 के चुनाव प्रचार के दौरान ग्रामीणों से वादा किया था, बीजेपी प्रत्याशी उमेश शर्मा काऊ को चुनाव जितवा दीजिए और चुनाव खत्म होने के बाद ही सड़क निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। क्षेत्र की नाराज जनता ने उस वक्त केंद्रीय मंत्री अमित शाह पर विश्वास कर बीजेपी के प्रत्याशी उमेश कुमार काऊ को वोट दिया, लेकिन उसके बाद अमित शाह से लेकर स्थानीय विधायक तक वादों को भूल गए। उसने कहा एक केसर वाला रोड को बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय से अनुमति मिला। अब भाई काऊ चुनाव लड़ रहा है, मैं ना कैसे बोलूं? मैंने उसको कह दिया, चुनाव समाप्त होते ही तेरे रोड का काम हम चालू कर देंगे। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ढेर सारे काम करे। इन तस्वीरों को देख कहीं आप यह तो नहीं सोच रहे हैं कि तस्वीरें किसी दुर्गम क्षेत्र की हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तस्वीरें हैं उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी देहरादून की, जहां से पूरी सरकार चलती है। शहर से मात्र 7 किलोमीटर दूर स्थित केसरवाला गांव में आज तक सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। कहानी उस गांव की है जहां अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेल हुए, उससे मात्र 1 किलोमीटर की दूरी है। परेशानियां यहाँ पर सारी की सारी हैं। बिजली है, पानी है, सड़क है, जंगली जानवर है, बरसाती पानी की यहाँ पर समस्या है। लेकिन ये सारी समस्या तो अलग चीज़ें हैं, लोकल स्तर पे इनका समाधान निकल सकता है, पर मेन जो हमारी समस्या है वो है यहाँ सड़क की।
यहाँ फौज का गलत तरीके से कब्जा है क्षेत्र में, जबकि राजस्व विभाग कहता है कि ये फौज की भूमि नहीं है, ये सरकारी भूमि है। और फौज ने भी मुझे खुद लिख के दिया है कि हमें रायपुर में ज़मीन मिली थी, लेकिन हमारे पास कोई कागज़ नहीं है। और वो हर साल यहाँ पर पिल्लर लगाते रहते हैं, हमारे लोगों को मकानों की मरम्मत है, नए मकान नहीं बनाने देते। देहरादून शहर से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर बसे केसरवाला गांव की आबादी 1000 है। गांव में आज भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। सड़क का इंतजार करते करते इस गांव के कुछ लोगों की आंखें बूढ़ी हो गई, तो कुछ लोगों ने इंतजार की इंतहा में गांव ही छोड़ दिया। लेकिन मजाल है कि सिस्टम के कानों में जूं भी रेंग रही हो। जब गांव वाले बिल्कुल परेशान हो गए तो कई बार उन्होंने चुनाव बहिष्कार की चेतावनी तक दे डाली। 2022 के विधानसभा चुनाव में जब गांव वाले चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दे रहे थे, तब गृह मंत्री अमित शाह ने खुद गांव पहुंचकर लोगों को आश्वासन दिया था। स्थानीय लोगों का आरोप है कि गांव में किसी भी विकास कार्य की शुरुआत होने पर सेना वहां पहुंच जाती है और निर्माण कार्य को रुकवा देती है। सेना के जवानों और अधिकारियों का कहना है कि जमीन सेना की है, लिहाजा यहां पर कोई निर्माण कार्य नहीं हो सकता। गांव वालों को कई सालों से सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है। विडंबना देखिए कि गृह मंत्री के आश्वासन के बावजूद भी लोगों की समस्याओं का हल नहीं हो पाया। ग्रामीणों को दुख इस बात का है कि राज्य में ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बाद भी सड़क का निर्माण कार्य तक नहीं हो पा रहा है। ऐसे में अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि जब देहरादून में ही ये हाल है तो दूर दराज के हाल क्या होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबर से अपडेट रहे और देखते रहे हॉर्नबिल टीवी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।